सभी को नमस्कार। रियल एनालिसिस की इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत। मैं रफ़ीक अहमद। हम इनफाइनाइट सीरीज़ पढ़ रहे हैं और आज हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डीएलएम्बर्ट टेस्ट, रॉबे टेस्ट एंड लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखें। सिग्मा यूएन ये एक इनफाइनाइट सीरीज है जो इस तरह से दे रखी है। इसकी फर्स्ट टर्म है 1/2 इंटू 1/3, सेकेंड टर्म है 1 इंटू 3/2 इंटू 4 इंटू 1/5, थर्ड टर्म है 1 इंटू 3 इंटू 5/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 1/7 प्लस अदर्स। तो इसमें जो सीरीज के टर्म्स हैं, पद हैं, वो इस तरह के हैं कि एक पद में जो फैक्टर आ जाते हैं वो तो अगले फैक्टर में आते ही हैं, अगले पद में कुछ फैक्टर बढ़ जाते हैं। जैसे ट्रेंड देखें किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें 1 इंटू 3, तो इसमें 1 इंटू 3 इंटू 5, अगले में हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। एक एक फैक्टर बढ़ता जाएगा। ऐसे ही नीचे है 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 इंटू 6, अगले में हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8। इसके अलावा ये जो इंटू 1/3 है, अगले में ये इंटू 1/5 हो गया, अगले में ये इंटू 1/7 हो गया, ये फैक्टर। तो ये जो टर्म है 1 3 1 3 5, ये तो इस तरह की प्रोडक्ट सीरीज है कि इसमें फैक्टर्स की संख्या बढ़ रही है। यानी जैसे इस पद में 2 फैक्टर थे, इसमें 3 हो गए, अगले में 4 हो जाएंगे, ऐसे ही नीचे है। लेकिन ये वाली जो टर्म है इसमें 1/1 तो सब में है, अपॉन तो नीचे वाला जो पद है वो 3 5 7, उसमें फैक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ रही, केवल उसकी वैल्यू बदल रही है, वैल्यू बढ़ रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इसका nवां पद लिखें। तो जैसे nवें पद में भी ये ऊपर वाला जो गुणनफल है ये 1 इंटू 3 इंटू 5 से शुरू होगा, हर एक में वहीं से शुरू हो रहा है, 1 3 5। एंड कहाँ पर होगा वो देख लें। पहले में 1 पर ही एंड हो गया, फिर अगले में 3 पर एंड हुआ, अगले में 5 पर एंड हुआ, तो nवें में 2n-1 पर एंड हो जाएगा। यानी 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू इतना 2n-1 तक। जैसे हमने देखा था कि केवल हम nवां पद ना देख के ये देखें कि nवें पद में ऊपर वाला जो फैक्टर्स का गुणनफल है वो कितना होगा और उसका आखिरी फैक्टर क्या होगा। तो आखिरी फैक्टर को अगर देखें तो पहले में आखिरी फैक्टर है 1, पहले में 1 है आखिरी फैक्टर, दूसरे में 3 है आखिरी फैक्टर, 1 इंटू 3, तो लास्ट फैक्टर 3 है, तीसरे में 5 है, चौथे में 7 होगा, तो nवें में कितना होगा लास्ट फैक्टर। तो जैसे इसमें दिख रहा है कि 2 का अंतर है, तो इसका व्यापक पद होगा 1 3 5 7 का व्यापक पद होगा। 2 का अंतर है तो n का गुणांक 2 होगा, 2n प्लस माइनस कोई अचर, तो वो अचर सेट हो जाएगा इससे कि n बराबर 1 रखने पर 1 आना चाहिए, n बराबर 2 रखने पर 3 आना चाहिए। तो n बराबर 1 रखने पर 1 तब आएगा जब -1 होगा। 1 3 5 7 का व्यापक रूप हो जाएगा 2n-1। तो nवें पद में ये जो ऊपर वाला फैक्टर्स का गुणनफल है वो होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू और आखिरी होगा 2n-1। ऐसे ही नीचे nवें पद में शुरू यहीं से होगा 2 से ही, 2 इंटू 4 2 इंटू 4 इंटू 6, तो nवें में होगा 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू लास्ट कितना होगा वो हो जाएगा 2n। ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऊपर वाले से एक अधिक है, यहाँ 5 पे एंड हो रहा है तो यहाँ 6 पे, यहाँ 3 पे एंड हो रहा है तो यहाँ 4 पे, तो यहाँ 2n-1 पर एंड होगा तो यहाँ 2n पर। इनटू ये जो टर्म है हर फैक्टर में, इसको हम अलग से लें तो ये 1 समथिंग है, तो nवें में भी 1 समथिंग होगी। और जो समथिंग है वो कितना है, पहले में 3 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 7 है। तो पहले में 3 हो, दूसरे में 5 हो, तीसरे में 7 हो, चौथे में 9 हो, तो व्यापक पद हो जाएगा। 2 का अंतर है तो व्यापक पद में n का गुणांक 2 ही होगा, 2n प्लस माइनस कोई अचर। तो अचर कैसे सेट कर सकते हैं कि n बराबर 1 रखने पे 3 बनना चाहिए, तो n बराबर 1 रखेंगे तो 3 तब बनेगा जब यहाँ +1 होगा।
तो 3 5 7 9, तो पहला पद 3, दूसरा पद 5, तीसरे पे 7, चौथे पे 9, तो nवे पे कितना होगा, वो हो जाएगा 2n+1। तो बटे 3 बटे 5 बटे 7, तो nवे में होगा बटे 2n+1। तो ये हो गया इस श्रेणी का nवां पद। अब अगला पद, इससे जस्ट अगला, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक पद से अगले पद में जाने पर क्या होता है, एक फैक्टर ऊपर बढ़ जाता है, एक फैक्टर नीचे बढ़ जाता है, और ये वैल्यू 2 अधिक हो जाती है जितनी होती है। तो जैसे nवे में 1 से 2n-1 तक का गुणनफल था, तो n+1 में 1 से 2n-1 तक का गुणनफल तो होगा ही, एक फैक्टर और बढ़ जाएगा जो इस वाले से 2 अधिक होगा। ऐसे ही नीचे 2 से 2n तक का तो गुणनफल होगा ही, 2 4 6 अप टू 2n, और इससे एक फैक्टर और बढ़ेगा तो वो होगा इस वाले से 2 अधिक, तो वो 2n+2 हो जाएगा, इंटू 1/, ये फैक्टर अब में संख्या नहीं बढ़ेगी फैक्टर्स की, ये वैल्यू बदल जाएगी, ये जितना था उससे 2 अधिक आ जाएगा, तो 2n+1 से 2n+3 हो जाएगा। तो ये nवां पद और ये n+1वां पद। अब डिवाइड कर दें, डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगाना है, un/un+1। जब इस पूरे में इस पूरे का भाग देंगे तो जो कॉमन फैक्टर हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, 1 से 2n-1 तक इसमें भी और इसमें भी है, तो 1 से 2n-1 तक इसमें और इसमें कैंसिल हो जाएगा भाग देने पर, और नीचे 2 से 2n तक ये भी कैंसिल हो जाएगा भाग देने पर। ये फैक्टर बचेंगे क्योंकि un+1 का भाग दे रहे हैं, तो ये नीचे बचेंगे, तो 2n+1 तो नीचे आएगा और ये 2n+2 ऊपर पहुंच जाएगा भाग देने पर, un में un+1 का भाग देने पर। और ये जो टर्म है इसमें इसका भाग देंगे तो 2n+3 ऊपर आ जाएगा, 2n+1 नीचे आ जाएगा। तो पूरे un में un+1 का भाग दें तो ये आता है, वो टर्म कैंसिल हो जाती हैं जो दोनों में हैं, बाकी डिवीजन कर लिया और इसको बेटर ढंग से लिख दिया है। तो 2n+2 इंटू 2n+3, 2 फैक्टर तो ऊपर, और नीचे 2n+1 इंटू 2n+1 यानी 2n+1 का स्क्वायर। ये हो गया un/un+1 का मान। अब डीएलएम्बर्ट टेस्ट के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ दिस un/un+1 बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये un/un+1 का मान। अब इसमें अपॉन n का फॉर्म बनाना है ताकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा सकें। तो इस फैक्टर में से एक n कॉमन, एक n इस फैक्टर में से कॉमन, और n² हो जाएगा बाहर कॉमन, और नीचे इसमें से एक n कॉमन लेंगे तो n² कॉमन आएगा, तो वो जो कॉमन लिए हैं वो कट जाएंगे। तो इसमें से n कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2 + 2/n, इस फैक्टर में से n कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2 + 3/n, इसमें अंदर से n कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2 + 1/n का स्क्वायर। और अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दें इस पर, तो अपॉन n वाली टर्म्स टेंड्स टू 0 हो जाएंगी, यानी ये 2/n 0 हो जाएगा, 3/n 0 हो जाएगा, 1/n 0 हो जाएगा। तो बचेगा 2 × 2 यानी 4 ऊपर और 2 का स्क्वायर यानी 4 नीचे, 4/4 यानी 1 आ जाएगा। तो un/un+1 की लिमिट 1 आ गई, और जब un/un+1 की लिमिट 1 आ जाए तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट से तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अतः दलेम्बर अनुपात परीक्षण से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अब जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो पिछले सवालों में जहाँ डीएलएम्बर्ट टेस्ट से निष्कर्ष नहीं निकला था वहाँ पर हमने इससे पहले के टेस्टों से भी किया, नेगेटिव टेस्ट और पीसीटी, लेकिन यहाँ पर उनसे नहीं होगा। ऐसे जो भी श्रेणियाँ हैं जिनमें कि nवां पद इस तरह का होता है कि उसमें फैक्टर्स की संख्या बढ़ती जाती है, ऐसे सवालों में जब डीएलएम्बर्ट से नहीं निकलेगा मान तो रॉबे या लॉग से ही निकलेगा, पिछले वाले टेस्टों से ये नहीं हो पाएंगे। तो अब हम डीएलएम्बर्ट टेस्ट से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो रॉबे टेस्ट लगाएं। एक बार याद दिला दें कि रॉबे टेस्ट डायरेक्टली नहीं लगाते, पहले डीएलएम्बर्ट टेस्ट ही लगेगा। अगर डीएलएम्बर्ट टेस्ट की लिमिट 1 आती है तो फिर हम रॉबे टेस्ट लगाएं। तो रॉबे टेस्ट में हम लिमिट निकालते हैं n × un/un+1 - 1 इस फैक्टर की, तो इसको सॉल्व करें। un/un+1 की तो ये वैल्यू रख दी जो हमने ऊपर निकाली थी अभी, वो -1 अपनी जगह, यानी 1 घटा के n से गुणा, un/un+1 की वैल्यू में से 1 घटा के n से गुणा। n एज इट इज़ एलसीएम ले लें, 2n+2 का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा तो ये ऊपर तो इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा, 4n² + 6n और प्लस 4n यानी 10n और 2 × 3 यानी 6, माइनस ये टर्म इधर गुणा होगी 1 से और होल स्क्वायर खोल भी दिया है, तो 4n² + 4n + 1 ये होल स्क्वायर खोल दिया बटे, तो ये एलसीएम ले लिया। और सरल कर लें तो ये 4n² कैंसिल हो जाएगा, 10n - 4n यानी 6n और 6 - 1 यानी 5 और नीचे की टर्म एज इट इज़। अब एक n ऊपर से कॉमन लेंगे और एक n ये है n² हो जाएगा ऊपर,
और इसमें से n कॉमन लेंगे तो n² कॉमन आएगा, तो वो कॉमन लिए हुए n² कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से n कॉमन लिया था तो 6 + 5/n, और इसमें से n कॉमन लिया था तो 2 + 1/n का होल स्क्वायर। ये टर्म अपॉन n का फॉर्म बन गई। और अब इस पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दें तो 5/n टेंस टू 0 हो जाएगा और 1/n टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 6, नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो 6/4 या 3/2, जो कि 1 से बड़ा है। तो रॉबी टेस्ट वाली जो लिमिट है वो 1 से बड़ी आ गई, और जब रॉबी टेस्ट वाली लिमिट 1 से बड़ी आती है तो उसका मतलब होता है कि श्रेणी कन्वर्जेंट है। अतः राबे परीक्षण से दी गई श्रेणी सिग्मा UN कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लें, तो इसमें सीरीज सिग्मा UN दी हुई है। इसके पद इस प्रकार हैं 3/4, 3 × 6, 4 × 7, 3, 6, 9, 4, 7, 10। तो इसमें भी वही स्थिति है कि फैक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें एक फैक्टर है, ये फिर 2 हो गए, फिर ये दोनों तो रहे ही, एक और बढ़ गया, फिर अगले में ये तीनों रहेंगे, फिर एक और बढ़ जाएगा। ऐसे ही नीचे है 4, 4 × 7, 4 × 7 × 10 एंड सो ऑन। इनटू ये जो टर्म है x/x⁵, x² 8, x/5, x² 11, ये जो गुणा में टर्म है ये ऐसी है कि इसमें फैक्टर्स की संख्या नहीं बदल रही है। ऊपर x पे तो एक एक पावर बढ़ रही है और नीचे जो वैल्यू है वो 3 बदल रही है, यानी 3 की उसमें वृद्धि हो रही है। 5 था, फिर 3 बढ़ गया 8 हो गया, फिर 3 बढ़ गया 11 हो गया एंड सो ऑन। तो जहाँ फैक्टर्स की संख्या बढ़ रही है पहले उसको सेट करें। जैसे nवां पद कितना होगा, तो पहले में 3, दूसरे में 3 × 6, तीसरे में 3 × 6 × 9, तो शुरू तो 3 से ही होगा। nवे में भी 3 × 6 × 9 एंड सो ऑन आगे करते जाएंगे, तो कहाँ तक एंड कहाँ पर होगा। तो जैसे पहले में 3 पर एंड होता है, दूसरे में 6 पे एंड होता है, तीसरे में 9 पे एंड होता है, तो nवे में होगा 3n पर एंड। नीचे ऊपर वालों से एक एक अधिक है, तो जो नीचे 4, 4 × 7, 4 × 7 × 10, तो nवें पद में नीचे होगा 4 × 7 × 10 एंड सो ऑन, 3 बढ़ते जाएंगे। आखिरी फैक्टर क्या होगा, तो ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऊपर वाले से एक ज़्यादा है नीचे वाला आखिरी फैक्टर, तो 3n ऊपर लास्ट फैक्टर था तो नीचे 3n + 1 हो जाएगा। इनटू ये जो टर्म है ये अलग से तय हो जाएंगी। पहले में x⁻1, दूसरे में x⁻2, तीसरे में x⁻3, तो nवें पद में x⁻n हो जाएगा। नीचे जो टर्म है 5, 8, 11, पहले में 5, दूसरे में 8, तीसरे में 11, पहले में 5, दूसरे में 8, तीसरे में 11 एंड सो ऑन। तो nवे में कितना होगा ये फैक्टर, तो जैसे 3 का अंतर है तो व्यापक पद होगा इसका 3n प्लस या माइनस कोई अचर। अब वो अचर कितना होगा वो इससे तय हो जाएगा कि n = 2 रखने पर पूरी वैल्यू 8 आनी चाहिए, n = 3 रखने पर पूरी वैल्यू 11 आनी चाहिए, इस तरह से। तो जैसे n = 2 रखने पर 8 आना चाहिए, तो n = 2 रखेंगे तो 8 तब आएगा जब +2 हो। तो पहला पद 5 हो, दूसरा 8 हो, तीसरा 11 हो, तो n फिर 3n + 2 होता है। तो ये 3n + 2 है। तो ये सेट हो गया nवां पद। फिर इससे अगला पद, अगले पद में हम देख लें कि किसी पद से अगले पद में जाने पे क्या चेंजेज होते हैं। एक फैक्टर ऊपर बढ़ जाता है, एक फैक्टर नीचे बढ़ जाता है, x की एक पावर बढ़ जाती है और नीचे x ये नीचे वाली राशि में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 3 से 3n तक का गुणनफल nवे में था तो वो तो n + 1वें में भी होगा। एक फैक्टर और बढ़ेगा जो इस लास्ट फैक्टर से 3 अधिक होगा, एक अधिक इस लास्ट फैक्टर से 3 अधिक होगा, तो ये 3n + 3 हो जाएगा। ये यहाँ पर 1 आ गया था, लिखा हूँ 3 कर दिया है मैंने, यानी जो एक फैक्टर बढ़ेगा वो इस 3n से 3 ज़्यादा होगा। ऐसे ही नीचे जितने फैक्टर नीचे आ गए वो तो अगले पद में आएंगे ही, आखिरी फैक्टर में 3 की वृद्धि होकर एक नया फैक्टर और आ जाएगा। तो 3n + 1 था तो 3n + 4 हो जाएगा। ये x की पावर 1 बढ़ जाएगी और नीचे जो ये टर्म है इसमें केवल n की जगह n + 1 रख दो, तो ये n की जगह n + 1 रखने पर ये 3n + 5 आ जाएगा, या ये कह लो कि जितना ये है उसमें 3 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये पद 5 से 8 हो गया, 8 से 3 की वृद्धि होकर 11 हो गया, तो nवे में जितना आ जाएगा उससे 3 अधिक n + 1 में आ जाएगा। तो ये un और un + 1 हो गए। इसके बाद डिवाइड कर दें, इस पूरे में इस पूरे का भाग दे दें, तो कॉमन टर्म जो है 3, 6, 9 से 3n तक वो इसमें भी हैं, वो कैंसिल हो जाएंगी, और 4 से
3n+1 तक और इसमें भी 4 से 3n+1 तक ये कैंसिल हो जाएंगी। तो ये दोनों फैक्टर बचेंगे, ये नीचे बचेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 3n+4 ऊपर और 3n+3 नीचे, और x की पावर n बटे x की पावर n+1 वो 1/x हो जाएगा। 3n+2 नीचे रहेगा और भाग देने पर ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3n+5 बटे 3n+2 ये आ गया un बटे un+1। इस पर डीएलम्बर्ट टेस्ट के लिए लिमिट लगा दें। लिमिट ऑफ दिस टर्म, इस टर्म में को लिखते हुए n कॉमन भी ले लिए ताकि 1/n का फॉर्म बन जाए। इसमें से n कॉमन ले लिया तो 3+4/n, इसमें से n कॉमन ले लिया तो 3+5/n, इसमें से भी n कॉमन ले लिया तो 3+3/n और 3+2/n, और जो कॉमन लिए वो n कैंसिल हो गए। और अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो अपॉन n वाले पद टेंस टू 0 हो जाएंगे, तो ये 3+0, ये 3+0, ये 3+0, ये 3+0, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी और 1/x रहेगा, तो ये पूरी लिमिट 1/x आ जाएगी। डीएलम्बर्ट टेस्ट वाली लिमिट 1/x आ जाती है, इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट होगी यदि ये लिमिट 1 से अधिक हो, या x को इधर ले लो तो 1 अधिक हो x से, या साइड चेंज करके लिख दो तो x छोटा हो 1 से, और डाइवर्जेंट होगी यदि ये लिमिट 1 से कम हो, x को इधर ले जाओ तो 1 इज़ लेस देन x या x इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ तक परिणाम आ गया है कि जो दी गई श्रेणी है वो कन्वर्जेंट तो तब है जब x 1 से कम हो, और डाइवर्जेंट तब है जब x 1 से बड़ा हो। ये ध्यान रखें कि x 0 से बड़ा तो है ही, वो तो दे ही रखा है। तो जैसे कन्वर्जेंट वाला जो रिजल्ट है कि x 1 से कम हो तो कन्वर्जेंट होगा, इसमें ये बात भी शामिल है कि x 1 से कम हो और 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा तो दे ही रखा है, 1 से कम का मतलब ये नहीं कि -4 या -6 हो सकती है x की वैल्यू, वो नहीं, 1 से कम लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ही दिया हुआ है x। पॉजिटिव में ही अगर 1 से कम है तो श्रेणी कन्वर्जेंट हो जाएगी, और 1 से अधिक है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। लेकिन जब एग्जैक्टली x बराबर 1 होगा तो डीएलम्बर्ट टेस्ट वाली लिमिट 1 आएगी, और इसलिए वहाँ से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो पुनः जब x बराबर 1 हो तो उस केस में फिर हम इससे अगला टेस्ट रोबे टेस्ट लगाएंगे। x बराबर 1 की स्थिति में यहाँ x बराबर 1 रख दें तो un बटे un+1 का मान ये रह जाएगा, x हट जाएगा, और इस केस में डीएलम्बर्ट वाली लिमिट तो 1 आएगी, इसलिए नेक्स्ट जो टेस्ट है रोबे टेस्ट वो लगाएंगे। उसमें होता है un बटे un+1 में से 1 घटा के n से गुना, इस पद पर सीमा लगाते हैं, तो लिमिट एज इट इज़ n एज इट इज़ un बटे un+1 की ये वैल्यू हो गई जो यहाँ थी, और -1 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर तो इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा, 9n² प्लस 15n प्लस 12n यानी 27n प्लस 20, इन दोनों का गुणनफल यहाँ 1 से गुणा हो जाएगा, तो इन दोनों को गुणा करते हुए लिख दिया है, 1 से गुणा करते हुए, तो ये 9n² और 3 दूनी 6n और 3 3 9n, 6 और 9 15n और 3 दूनी 6 बटे ये एलसीएम, तो एलसीएम ले लिया है। ऊपर 9n² कैंसिल हो जाएगा, 27n माइनस 15n, तो ये 12n आ जाएगा, ये 12 है, ध्यान रखें ओवर राइटिंग हो गई इसमें, और ये 14 है, ये आएगा 20 माइनस 6 14, तो 12n प्लस 14 और नीचे की फैक्टर। अब इसमें से एक n कॉमन ले लेंगे और एक n बाहर है तो n² हो जाएगा ऊपर, और नीचे एक n इसमें से और एक n इसमें से कॉमन ले लेंगे तो नीचे भी n² हो जाएगा, वो कट जाएंगे। तो ये टर्म n कॉमन लेने के बाद हो गई 12 प्लस 14 बटे n, और इसमें से एक n और इसमें से एक n कॉमन लेने के बाद हो गया ये फैक्टर। और अब लिमिट लगा दें तो बटे n वाले सारे पद 0 हो जाएंगे, तो ऊपर तो 12 और नीचे 3 × 3 9, 12 बटे 9 या 4 बटे 3, और 4 बटे 3 1 से बड़ा है, तो रोबे टेस्ट वाली लिमिट 1 से बड़ी आ गई। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में जब x बराबर 1 हो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, और बाकी रिजल्ट x के मानों के लिए तो आ ही चुका था, तो ये वाले परिणाम और ये वाला परिणाम x बराबर 1 वाला मिला के जब लिख दें तो हम कह सकते हैं कि ये दी गई श्रेणी कन्वर्जेंट होगी यदि x 1 से कम हो या बराबर हो, क्योंकि x बराबर 1 पर भी कन्वर्जेंट आई है, और डाइवर्जेंट होगा जब x 1 से बड़ा हो। तो धनात्मक x के लिए पूरा निर्णय आ गया कि x धनात्मक होते हुए 1 से कम या बराबर है तो ये श्रेणी कन्वर्जेंट होगी, और अगर x 1 से अधिक है तो श्रेणी डाइवर्जेंट होगी। तो ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें एक में तो डीएलम्बर्ट टेस्ट से रिजल्ट निकला ही नहीं, तो हमने रावे से निकाला, और दूसरे में x के एक मान को छोड़ के बाकी मानों के लिए तो डीएलम्बर्ट टेस्ट से निष्कर्ष निकल गया, और x के एक पर्टिकुलर मान के लिए हमने, जिसके लिए डीएलम्बर्ट टेस्ट से निष्कर्ष नहीं निकला, उसके लिए निष्कर्ष फिर रोबे टेस्ट लगा के निकाला है।
डीएलएम्बर्ट टेस्ट से निष्कर्ष ना निकले तो रॉबे लगाएं या लॉग टेस्ट लगाएं, कौन सा लगाएं? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि UN/UN+1 की वैल्यू कैसी है। अगर UN/UN+1 की वैल्यू ऐसी है कि उसमें से एक घटाना आसान है, जैसे यहाँ पर एक घटाया था हमने, एलसीएम ले लिया था, एक घटाने वाली कैलकुलेशन आसान है, तब तो रॉबे टेस्ट लगा देते हैं। और अगर UN/UN+1 की वैल्यू ऐसी हो कि उसमें से एक घटाना आसान नहीं है, उसकी बजाय उसका लॉग लेना आसान है, तब लॉग टेस्ट लगा देते हैं। तो ये UN/UN+1 की वैल्यू किस रूप में आ रही है उस पर डिपेंड करता है। जैसे 2 फैक्टर हैं n के या 1 फैक्टर है, तो एक घटाना आसान होगा, एलसीएम लेके कैलकुलेशन आसान होगी, तो रॉबे टेस्ट लगा देते हैं। लेकिन ज़्यादा फैक्टर्स का गुणनफल हो या पावर हो UN/UN+1 के मान में, तो फिर उसका लॉग लेना आसान होता है, तब लॉगरिथमिक टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉगरिथमिक टेस्ट लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन में सीरीज सिग्मा UN इस तरह से दे रखी है। पहला पद है x² log 2 का होल स्क्वायर, दूसरा है x³ log 3 का होल स्क्वायर, x⁴ log 4 का होल स्क्वायर। तो जैसा कि देख रहे हैं होल स्क्वायर तो सब में है, यानी ये पावर बढ़ नहीं रही है, x पे पावर बढ़ रही है 2, 3, 4, और जो log है वो टर्म बढ़ रही है, log 2 पे लग रहा है, फिर log 3 पे, फिर log 4 पे। तो nवां पद लिखें, इसको हमने दूसरा पद मान लिया है, n बराबर 2 या 2 से अधिक रखना है। तो जैसे x की पावर n हो जाएगी और log n का स्क्वायर हो जाएगा, ये nवां पद हो जाएगा। वापस अगर हम चेक करें तो n बराबर 1 रखने से 0 आएगा, क्योंकि n बराबर 1 रखेंगे इस पूरे में, यानी पहला पद 0 आ जाएगा, log 0 हो जाएगा, log 1 हो जाएगा जो कि 0 होता है। तो यहाँ एक पद और मान सकते हैं 0, तो पहला पद तो 0 हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो इसको दूसरा पद मानते हुए लिखा है, ये दूसरा है, तो दूसरे पद में x की 2 पावर, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो nवें में n। दूसरे पद में log 2, तीसरे पद में log 3, चौथे में log 4, तो nवें में log n, और स्क्वायर सब में रहेगा। तो ये nवां पद हो गया। इसमें nवें पद उस तरह के नहीं है जिसमें कि फैक्टर्स का गुणनफल हो और फैक्टर्स की संख्या बढ़ रही हो, जैसा कि पिछले 2 सवालों में था, वैसा नहीं है, केवल वैल्यू बदल रही है। सब में एक x की पावर है, पावर बढ़ रही है, और log 2, log जिस पे लग रहा है वो टर्म में एक एक की वृद्धि हो रही है, log 2 पे लग रहा है, फिर 3 पे लग रहा है, फिर 4 पे लग रहा है। तो nवां पद ये है, तो n+1वां पद हो जाएगा, यानी इस पद से अगले पद पे जाएंगे तो x की पावर 1 अधिक हो जाएगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि किसी भी पद से अगले पद में जाने पर x की पावर 1 बढ़ रही है, तो इसमें n पावर थी, इसमें n+1 हो जाएगी। ये n पर log लग रहा था, इसमें n+1 पे log लग जाएगा, और स्क्वायर तब भी रहेगा। तो ये nवां पद और n+1वां पद हो गए, और सीधे हम डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगाने की तैयारी करें तो nवें पद में n+1वें पद का भाग दें, इस टर्म में इस टर्म का भाग देंगे तो x की पावर n बटे x की पावर n+1, तो 1/x हो जाएगा, और log n बटे log ऑफ n+1 और होल स्क्वायर पूरे पे रहेगा, स्क्वायर दोनों पे है भाग देने पर। तो ये आ गया nवां पद बटे n+1वां पद। अब इस पे n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है, लेकिन लगाएंगे हम तब जब अनिर्धार रूप नहीं आ रहा हो। अभी लगा देंगे तो log इन्फिनिटी होता है और नीचे भी log इन्फिनिटी आ जाएगा, अनंत बटे अनंत अनिर्धार रूप होता है। तो अनिर्धार रूप से बच के फिर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो तब तक इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट के लिए ये लिमिट लगाई जाती है, तो इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और UN/UN+1 का ये पूरा मान रख दिया। मान रखते समय नीचे एक काम और कर लिया, log ऑफ नीचे जो n+1 था, इस फैक्टर में से n कॉमन ले लिया, n+1 फैक्टर है तो इसको n कॉमन और 1+1/n ऐसे लिख दिया है। वो क्यों लिखा है उसका आगे पता लग जाएगा। तो अंदर n+1 को ऐसे लिख दिया, n कॉमन लेके। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये n इंटू 1+1/n, 2 फैक्टर का गुणनफल पर log है, तो दोनों पे log अलग अलग लग जाएगा, यानी log ऑफ n प्लस log ऑफ दिस फैक्टर। उसके बाद log n का ऊपर नीचे हर पद में भाग दे दें, या ये कह लो कि log n कॉमन ले लें। तो log n का इसमें भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसमें log n का भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इस वाले में log n का भाग देंगे तो 1/log n लगा दिया है। ये कुछ कैलकुलेशन की है हमने अपॉन n की फॉर्म लाने के लिए। और अब इस रूप में हम n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दें तो अनिर्धार्य रूप नहीं आएगा, इसलिए इसको इस रूप में सॉल्व किया है। जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो ये हो जाएगा log अनंत, जो कि अनंत ही होता है, तो 1/अनंत 0 हो जाएगा, और ये
n टेंस टू अनंत लगाएंगे तो ये 1/n 0 हो जाएगा, 1 अनंत ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी log 1, log 1 0 होता है, तो ये टर्म 0 × 0 हो जाएगी जो कि 0 ही होती है। तो ये पूरी वैल्यू ओनली 1/x आ गई। तो पिछले 2 सवालों की तरह ही डीएलम्बर्ट वाला निष्कर्ष, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट वाला निष्कर्ष तो हम यहाँ लिख देंगे कि श्रेणी कन्वर्जेंट होगी अगर ये लिमिट 1 से बड़ी हो या 1 1 से बड़ा हो, 1 x से बड़ा हो या x 1 से छोटा हो, और डाइवर्जेंट होगी यदि ये लिमिट 1 से कम हो या x को इधर ले लें तो 1 इज़ लेस देन x, या साइड चेंज करके लिख दें तो x इज़ ग्रेटर देन 1। तो x के 1 से छोटे और 1 से बड़े मानों के लिए तो निष्कर्ष यहाँ से निकल ही गया, और x धनात्मक है ये यहाँ दे ही रखा है। केवल x बराबर 1 पर निष्कर्ष नहीं निकला तो x बराबर 1 के लिए हम इससे अगला टेस्ट लगाएंगे। यहाँ से हम देखें कि log un/un प्लस 1 जितना था x बराबर 1 रख देंगे तो un/un प्लस 1 का मान कितना रह जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आ रहे हैं कि पुनः जब x बराबर 1 हो तब un/un प्लस 1 की वैल्यू ये हो जाएगी 1/x हट जाएगा, x बराबर 1 रख दिया है तो x बराबर 1 वाले पर्टिकुलर केस में un/un प्लस 1 की वैल्यू ये होगी। अब जैसा कि मैंने अभी चर्चा की थी, जब डीएलम्बर्ट टेस्ट से निष्कर्ष नहीं निकल रहा हो तो हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो रॉबे टेस्ट लगाएं या लॉग टेस्ट लगाएं। ये टर्म ऐसी है कि इसमें से एक घटाना आसान नहीं है, एक घटा के कैलकुलेशन सिंपल नहीं होगी, भागफल भी है और स्क्वायर भी है, इसका लॉग लेना आसान होगा, इसलिए हम यहाँ पर रॉबे टेस्ट नहीं लगाएंगे, लघुगणकीय अनुपात परीक्षण लगाएंगे, LRT। तो लघुगणकीय अनुपात परीक्षण में किस टर्म की लिमिट निकाली जाती है, n × log of un/un प्लस 1, इसकी लिमिट निकालते हैं। तो n एज इट इज, log अपनी जगह, un/un प्लस 1 का जो मान था वो रख दिया, ये वाला log ऑफ समथिंग का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर भार गुणनफल के रूप में 2 आ जाएगा, जैसे log ऑफ x² बराबर 2 × log x होता है, तो 2 गुणा में आ जाएगा। तो ये पावर इस पूरे पद पर log लग रहा है, तो log ऑफ दिस टर्म का स्क्वायर तो 2 गुणा में आ जाएगा यहाँ, तो 2 × n, और log में ये टर्म रह जाएगी, और इस टर्म में भी हमने चेंज कर दिया है, log n तो एज इट इज़, नीचे n कॉमन ले लिया तो ये टर्म log के अंदर हो जाएगी, n कॉमन ले लेंगे तो n, और ये हो जाएगा 1 + 1/n, और फिर ये 2 पदों के गुणनफल पे log लग रहा है तो अलग अलग हो जाएगा, log ऑफ n प्लस log ऑफ दिस फैक्टर, जैसा कि ऊपर भी कैलकुलेशन की थी वैसा कर दिया है, अलग अलग कर दिया, ये 1 है। इसके बाद जो चेंज किया है वो ये कि ऊपर नीचे प्रत्येक पद में log n का भाग दे दिया है, तो ये 1 हो गया, ये log n 1 हो गया, ये टर्म अपनी जगह है, और इस इंटू 1/log n लिख दिया है, log n का भाग देने पर अपॉन n का फॉर्म बना रहे हैं। और क्या चेंज किया है, log ऑफ 1/x बराबर माइनस log x होता है, यानी log के अंदर के पद को नीचे वाले पद को ऊपर लाएं तो माइनस आ जाएगा, तो ये log जिस पे लग रहा है log ऑफ 1 दिस होल टर्म, तो इस होल टर्म को नीचे वाली को ऊपर ले लिया है तो माइनस आ गया, और ये 2 अचर गुणांक है उसको भी लिमिट से बाहर दिखा दिया है, तो नीचे वाले पद को अब ऊपर ही ले लिया है, 1 था 1 हटा दिया है। यहाँ तक आ गए हम। इसके बाद क्या किया है, ये -2 तो अपनी जगह, और n log ऑफ 1 + 1/log n, और इस log ऑफ 1 प्लस समथिंग का प्रसार कर दिया है। log का प्रसार मैंने लिखाया था, एक बार रिपीट कर दूं, log ऑफ 1 प्लस जितना हो, जैसे x, तो प्रसार होता है x की 1 पावर माइनस x की 2 पावर बटे 2 प्लस x की पावर 3/3 माइनस, ऐसे आते हैं अनंत तक। तो x की जगह यहाँ 1/n है, तो log ऑफ 1 + 1/n का प्रसार, तो पहला आएगा 1/n, फिर इस 1/n का स्क्वायर बटे 2 वो टर्म आ जाएगी, प्लस इस 1/n का होल क्यूब बटे 3, तो ये log ऑफ 1 + 1/n का एक्सपेंशन कर दिया है, और ये बाहर का 1/log n गुणा में है ही। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, बाकी सब सेम है, इस फैक्टर से एक n कॉमन ले लिया, हर में से यहाँ लगा दिया है, यानी कि 1/n कॉमन ले लिया इस फैक्टर से, तो यहाँ n बढ़ गया, और अंदर ये n कॉमन ले लिया तो नीचे 1 बचा, ये 2n² था, n कॉमन ले लिया नीचे से तो 2n रह गया, ये 3n³ था तो
3n² रह गया एंड सो ऑन। ये फैक्टर इवन के। अब अगले स्टेप में ये टर्म एज इट इज n अपनी जगह, और अब इस लॉग का एक्सपेंशन करेंगे। ये ऐसे है जैसे log ऑफ 1 + x, ये पूरा x है, इस पूरे को x मान लें, तो ये log ऑफ 1 + x का प्रसार है, तो वो आएगा x - x²/2 + x³/3 एंड सो ऑन। तो इस पूरे को x मान के चलें थोड़ी देर, और log ऑफ 1 + x का प्रसार होगा x, यानी ये पूरा पद, माइनस यहाँ आएगा x²/2, यानी इस पूरे का होल स्क्वायर बटे 2। तो इस पूरे का होल स्क्वायर कैसे हुआ, 1/n² log n का स्क्वायर, इस पूरे फैक्टर का स्क्वायर, और बटे 2 और लगा दी। अगला स्टेप आएगा इस पूरे का होल क्यूब बटे 3, जो दिखाया नहीं है, डॉट डॉट। ऐसा क्यों किया, ये n कॉमन क्यों लिया, वो सब समझ में आ जाएगा। ये बाहर का जो n है, ये जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक अनिर्धारित रूप आता रहेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर। इसलिए हमने नीचे से एक n निकाला है ताकि इस n को कैंसिल कर दें। अब इस n को अंदर गुणा कर दें हर पद से। जब इस n को अंदर गुणा करेंगे तो ये वाला n कट जाएगा फर्स्ट टर्म में, और बाकी टर्म एज इट इज रहेगी। इस पूरी सेकंड टर्म में ये जो n² था वो n की 1 पावर रह जाएगी इस n से गुणा करने पर। तो जब इस n को फर्स्ट टर्म से गुणा किया तो ये वाला n हट गया, बाकी टर्म एज इट इज। और जब इस n को इस पूरी सेकंड टर्म से गुणा किया तो ये जो n² है वो n रह गया, बाकी सब एज इट इज एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे कि ये इस तरह का रूप बन गया कि इस पूरे पद में अंश में कहीं भी n नहीं है, अंश में सब जगह अचर है, केवल हर में ही n है। तो अब ये पद ऐसा है कि अब इस पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दें तो अनिर्धारित रूप नहीं आएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दें। जैसे ये वाला जो फैक्टर है n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पे ये ओनली 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/अनंत 0 हो जाएगा, ये 1/अनंत 0 हो जाएगा, ओनली 1 रह जाएगा। और लेकिन ये log अनंत भी अनंत होता है और 1/अनंत 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगी, और ये यानी इस टर्म पर लिमिट लगाने पर तो 0 आ गया, और ये पूरा फैक्टर 1 हो जाएगा, माइनस ये n की जगह अनंत रखेंगे तो नीचे की पूरी टर्म अनंत हो जाएगी, तो 1/अनंत 0 आ जाएगा, और ये पूरा फैक्टर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर 1 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी प्रकार ये बाहर का गुणांक हर एक में 0 होगा, आगे वाले पदों में भी, और ये फैक्टर हमेशा 1 होगा आगे वाले पदों में भी। तो अब लिमिट लगा दी है, तो 0 × 1 माइनस 0 × 1 एंड सो ऑन, तो सब 0 हो जाएगा ये पूरा, और ये सब 0 हो गया तो 0 × 2 भी 0 हो जाएगा। यानी लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट में जिस पद की लिमिट निकाली गई वो लिमिट आई 0, और 0 1 से कम होता है। तो लॉग टेस्ट की लिमिट जब 1 से कम आ गई तो इसका मतलब श्रेणी डाइवर्जेंट है, और ये था इस पर्टिकुलर केस में x = 1 में। तो ये रॉबे लिख दिया मैंने, लॉग टेस्ट से है, लॉग टेस्ट या लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट से x = 1 वाली पर्टिकुलर स्थिति में ये श्रेणी डाइवर्जेंट है, और बाकी केसेस में निष्कर्ष पहले निकल ही गया था। तो पूरा निष्कर्ष यह है कि जो दी गई श्रेणी है सिग्मा UN वो कन्वर्जेंट तो तब होगी जब x 1 से कम हो, और डाइवर्जेंट यानी अपसारी होगी जब x 1 से बड़ा हो या बराबर हो, या बराबर वाले केस में डाइवर्जेंट आया। तो ये हमने आज 3 क्वेश्चंस लिए जो कि डीएलेम्बर्ट, रॉबे और लॉगरिथमिक टेस्ट पर आधारित थे। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।